नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 5 में भाग 25 तक पढ़ लिया था। भाग 25 में आपने दात्र कोशिका रक्तता नामक रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली थी। आपने देखा कि दात्र कोशिका रक्तता कैसे माता पिता से उनके संतानों में स्थानांतरित होता है। अब आते हैं भाग 26 में, उसके आगे टॉपिक के बारे में बताएंगे, जो कि होगा रंजकहीनता, फिनाइलकेटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया और थैलेसीमिया। चूंकि आपने पढ़ा है कि आनुवंशिक विकार को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जीनी या मंडलीय विकार और दूसरा गुणसूत्री विकार। मंडलीय विकार भी दो प्रकार के होते हैं, कायिक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन उत्परिवर्तन द्वारा और लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन उत्परिवर्तन द्वारा। अभी क्या चल रहा है, कायिक गुणसूत्रों में उपस्थित जीन उत्परिवर्तन द्वारा। और इसमें भी दो प्रकार होता है, प्रभावी रूप से वंशांगत और अप्रभावी रूप से वंशांगत। तो अभी क्या चल रहा है, अप्रभावी रूप से वंशांगत। मैंने आपको बताया था ना, अप्रभावी रूप से वंशांगत रोग के उदाहरण कौन कौन से, दात्र कोशिका रक्तता, रंजकहीनता, फिनाइलकेटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया और थैलेसीमिया, जिसमें से दात्र कोशिका रक्तता के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दिया था मैंने। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, वो है रंजकहीनता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एल्बिनिज्म। ये क्या होता है, मनुष्य सहित जितने भी स्तनधारी हैं उनके शरीर का रंग, बाल का रंग, आंखों का रंग, इन सभी रंगों का निर्धारण एक वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। उस वर्णक का नाम है मिलेनिन। मिलेनिन यानी सीधी सी बात है कि अगर इस मार्कर में इंक भरा है तो ही ये चलेगा, रंग फेंकेगा, अन्यथा नहीं। हमारे भी शरीर में अगर ये वर्णक है तभी रंग दिखाई पड़ेगा, नहीं तो नहीं। सिंपल सी बात, अगर हमारे शरीर में ये रंग दिख रहा है ना, त्वचा का ये रंग दिख रहा है, बाल का काला रंग दिख रहा है, किसकी उपस्थिति के कारण है, मिलानिन। मतलब हमारे शरीर में मिलानिन बन रहा है। लेकिन आपने देखा होगा जरूर ऐसे व्यक्तियों का जिनका पूरा शरीर सफ़ेद होता है, बाल पूरा सफ़ेद होता है, आंखों की पुतलियां केवल गुलाबी होती हैं, वो भी उसमें उपस्थित रुधिर केशिकाओं के कारण, नहीं तो वो भी सफ़ेद दिखाई दे। पूरा का पूरा शरीर सफ़ेद होता है, क्यों? क्योंकि उनमें मिलानिन वर्णक नहीं बनता। ऐसे लोगों को रंजकहीन लोग कहते हैं, व्यक्ति रंजकहीन व्यक्ति कहते हैं। समझ में आया? तो अब ऐसा नहीं है कि बहुत गोरा शरीर है और बाल, जैसे विदेशों में होता है, बाल का रंग सुनहरा है, तो ये नहीं है कि उसमें मिलानिन नहीं बना है। मिलानिन उनमें होता है, लेकिन मिलानिन एकदम से ना बनना, रंजकहीनता की जो दशा होती है उसमें ये होता है पूरा का पूरा शरीर सफ़ेद, पूरा का पूरा बाल सफ़ेद, केवल आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो गुलाबी होती हैं। जब ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा, आईब्रो सब सफ़ेद, तब हम कहेंगे कि वो रंजकहीन है। ठीक है? ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो बहुत गोरे हैं तो वो रंजकहीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो सभी रंजकहीन हैं जो गोरे हैं, नहीं। इसमें कंडीशन है, रंजकहीन तभी होगा जब उसका पूरा शरीर सफ़ेद हो, ये पूरा शरीर पे एक एक बाल सफ़ेद हो, केवल आंखों की पुतलियां गुलाबी हों, तब उसे हम रंजकहीन कहेंगे। तो मिलानिन जिसके शरीर में है उसके शरीर में तो रंग बनेगा, बाल काला होगा, शरीर त्वचा का कुछ रंग होगा। किसी के शरीर में मिलानिन बहुत कम है, बन रहा है लेकिन बहुत कम है, तो वो बहुत गोरा होगा। ठीक है? अगर बहुत कम है मिलानिन का संश्लेषण किसी व्यक्ति में बहुत कम हो रहा है तो वो बहुत गोरा या गोरी होगी, जैसे नूरा फतेही। अगर किसी व्यक्ति में मिलानिन बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो वो व्यक्ति बहुत ही काला होगा, जैसे बराक ओबामा। अफ्रीकन्स बहुत काले होते हैं ना, तो उनमें मिलानिन का संश्लेषण बहुत अधिक होता है। जिनमें मिलानिन कम बनेगा वो गोरा होगा, जिनमें अधिक बनेगा वो काला होगा। सिंपल सी बात है, मिलानिन एक रंग है, जितना हम यहाँ पर इसको ऐसे से करेंगे उतना ही नीला होता जाएगा, जितना ही ज़्यादा कलर है उतना ही ज़्यादा ये दिख रहा गाढ़ा। लेकिन अगर हम ऐसे कर दें कम, तो कम दिखेगा। यानी जितना मिलानिन ज़्यादा होगा उतना ही वो काला दिखेगा, और जितना मिलानिन कम होगा उतना ही वो गोरा दिखेगा।
अब मेलानिन के संश्लेषण के लिए हमारे शरीर में एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे कहते हैं टायरोसिनेज। टायरोसिनेज एंजाइम। शरीर में मेलानिन के संश्लेषण के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसका नाम है टायरोसिनेज एंजाइम। अगर ये एंजाइम है तो ही मेलानिन बनेगा और अगर ये एंजाइम नहीं है तो मेलानिन नहीं बनता। अब इस एंजाइम के निर्माण के लिए एक प्रबल प्रभावी जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये जीन है तो ये एंजाइम बनेगा और ये एंजाइम है तो मेलानिन बनेगा। इसका जोड़ीदार जो अप्रभावी जीन होता है, अगर वो संयुग्मजीय अवस्था में किसी व्यक्ति में है, देखिए इसको प्रभावी जीन है तो हम कैपिटल ए कह देंगे और अप्रभावी जीन है तो स्मॉल ए। अगर किसी व्यक्ति में दोनों अप्रभावी जीन उपस्थित है तो टायरोसिनेज नहीं बन पाता, जिसकी वजह से मेलानिन उनमें नहीं बनता। बस यही रीज़न होता है। शरीर में मेलानिन नामक रंग पदार्थ के बनने के लिए टायरोसिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। टायरोसिनेज एंजाइम एक प्रबल जीन की उपस्थिति में उत्पन्न होता है। अगर प्रबल जीन की जगह पे अप्रभावी जीन उपस्थित है संयुग्मजीय अवस्था में तो उस व्यक्ति के शरीर में टायरोसिनेज एंजाइम नहीं बनता और जब टायरोसिनेज एंजाइम नहीं बनेगा तो मेलानिन गणक भी नहीं बनता और उस व्यक्ति के त्वचा बाल का रंग काला हो जाता है और उसकी आंखों की पुतलियां रुधिर केशिकाओं के कारण गुलाबी या लाल दिखाई देती हैं। आया समझ में ये सारी चीज़ें। अब इसमें भी देखिए जीन के कारण हो रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए के कारण, यानी इसमें भी वंशांगति का वही नियम लागू होगा जो मेंडल ने दिए थे, यानी इसमें भी मेंडलीय वंशांगति लागू होगा। बस ये था रंजकहीनता। तो समझ में आया क्या है रंजकहीनता? रंजकहीनता का मतलब कि उस व्यक्ति के शरीर में रंग ना हो, मेलानिन ना हो, उसका का पूरा शरीर बाल सफ़ेद हो, आंखों की पुतलियाँ गुलाबी हो, रुधिर केशिकाओं की उपस्थिति के कारण। ठीक, लिख डालिए, हेडिंग डालेंगे रंजकहीनता, इसमें लिखेंगे मानव सहित अनेक सभी स्तनधारियों में, ऐसे लिखेंगे मानव सहित सभी स्तनधारियों में त्वचा, बालों व पुतली का रंग, आंखों की पुतलियों का रंग मेलानिन नामक रंगा पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। अतः इस रंगा पदार्थ यानी पिगमेंट के अनुपस्थिति में त्वचा व बाल सफ़ेद तथा आंखों की पुतलियां रुधिर केशिकाओं की उपस्थिति के कारण गुलाबी या लाल दिखाई पड़ती हैं। इसी दशा को रंजकहीनता कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे शरीर में मेलानिन नामक वर्णक का संश्लेषण टायरोसिनेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है जो एक प्रबल प्रभावी जीन के प्रभाव से बनता है। अतः इस जीन का जोड़ीदार अप्रभावी जीन रंजकहीनता का जीन होता है। फिर आप आगे लिखेंगे चूंकि यह एक अप्रभावी जीन के कारण होता है, अतः यह उन व्यक्तियों में प्रदर्शित होता है जिसमें दोनों अप्रभावी जीन उपस्थित होते हैं। यदि रंजकहीनता के अप्रभावी जीन को, ऐसे लिखेंगे, यदि रंजकहीनता के जीन को स्मॉल ए से तथा इसके प्रभावी जीन को कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जाता है तो इस लक्षण की वंशांगति मेंडलीय वंशांगति के अनुसार होती है। बस ये था समस्त बातें रंजकहीनता यानी अल्बिनिज्म के बारे में। अब आता है आपका दूसरा रोग जो कि है फिनाइलकीटोन्यूरिया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि अप्रभावी रूप से वंशांगत है या प्रभावी रूप से वंशांगत है या फिर ये आलिंग सूत्री हैं या फिर लिंग सूत्री हैं। तो ये क्या है? आलिंग सूत्री अप्रभावी रूप से वंशांगत। दूसरा आपका रोग है वो है फिनाइलकीटोन्यूरिया। फिनाइलकीटोन्यूरिया, इस रोग में क्या होता है? फिनाइलकीटोन्यूरिया रोग में, फिनाइलकीटोन्यूरिया रोग में बच्चों में अल्पबुद्धिता आ जाती है, यानी मानसिक विकृति आ जाती है, बुद्धि उनका मंद हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो फिनाइलकीटोन्यूरिया में होता क्या है? अमीनो अम्ल है फिनाइल एलेनिन, आपने पढ़ा होगा फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल के बारे में, ठीक है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, कक्षा 11 अध्याय 9 में आपको बताया गया होगा बायोमॉलिक्यूल्स में। फिनाइल एलेनिन
नामक अमीनो अम्ल पाया जाता है हमारे शरीर में, तो इसको इस रूप में होना बहुत खतरनाक होता है हमारे शरीर में। फिनाइलएलेनिन के रूप में होना सही नहीं होता। अतः फिनाइलएलेनिन नामक अमीनो अम्ल को टायरोसिन में बदलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलना बहुत ज़रूरी है। और इसको फिनाइलएलेनिन को टायरोसिन में बदलने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। इस रोग में क्या होता है कि इस एंजाइम का संश्लेषण नहीं हो पाता। फिनाइलकीटोन्यूरिया नामक रोग में फिनाइलएलेनिन नामक अमीनो अम्ल का टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम अनुपस्थित होता है, जिसके कारण हमारे रुधिर में, ऊतकों में फिनाइलएलेनिन जमा होने लगता है। और तंत्रिका ऊतकों में अगर जमाव हुआ तो इससे बच्चों में अल्पबुद्धिता आ जाती है। आया समझ में? फिनाइलएलेनिन हमारे शरीर में होना नहीं चाहिए, इसको कन्वर्ट होना है टायरोसिन में। उसके लिए नॉर्मली जो भी व्यक्ति हैं, हम लोग हैं, उनमें एंजाइम बनता है, तो ये कन्वर्ट होता रहता है। लेकिन कुछ व्यक्तियों में इस एंजाइम को बनाने वाला जीन ही नहीं होता, तो उससे क्या होता है, या जीन होता है तो अप्रभावी जीन होता है। अप्रभावी जीन के कारण यह एंजाइम नहीं बन पाता, तो फिनाइलएलेनिन टायरोसिन में परिवर्तित नहीं हो पाता। शरीर में फिनाइलएलेनिन के जमाव के कारण रोग उत्पन्न होता है, जिसे हम फिनाइलकीटोन्यूरिया कहते हैं। फिनाइलएलेनिन क्या होता है, रुधिर व ऊतकों में एकत्रित होने लगता है और साथ ही मूत्र द्वारा विसर्जित भी होता है, मूत्र द्वारा विसर्जित भी होता रहता है। है समझ में? और भी अन्य प्रतिक्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं। अन्य प्रतिक्रियाओं द्वारा फिनाइलएलेनिन फिनाइल पायरुविक एसिड में बदल जाता है, फिनाइल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, और ये भी मूत्र के साथ उत्सर्जित होता रहता है। और फिनाइलएलेनिन के तंत्रिका ऊतकों में जमाव के कारण क्या हो जाता है, बच्चों में अल्प बुद्धिता। क्लियर है? बस फिनाइलकीटोन्यूरिया में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बताइए फिनाइलएलेनिन को क्या कारण होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया का। तो फिनाइलएलेनिन नामक अमीनो अम्ल को टायरोसिन में बदलने वाले एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण ये रोग होता है। इस रोग में फिनाइलएलेनिन रुधिर व ऊतकों में एकत्रित होने लगता है और मूत्र द्वारा उस विसर्जित भी होता रहता है। और भी प्रतिक्रियाएं होती हैं जिससे फिनाइलएलेनिन फिनाइल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है और मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होता रहता है। फिनाइलएलेनिन के तंत्रिका तंत्र में जमाव के कारण बच्चों में क्या हो जाते हैं, अल्पबुद्धिता नामक रोग हो जाती है। हेडिंग डालेंगे और इसके बारे में लिखेंगे फिनाइलकीटोन्यूरिया में लिखेंगे मानव में फिनाइलएलेनिन नामक अमीनो अम्ल का टायरोसिन, ऐसे लिखेंगे मानव में यह रोग फिनाइलएलेनिन नामक अमीनो अम्ल का टायरोसिन नामक अमीनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम की अनुपस्थिति के कारण होता है। लिखेंगे इस रोग में फिनाइलएलेनिन रुधिर व ऊतकों में एकत्रित होने लगता है तथा मूत्र द्वारा विसर्जित होता रहता है तथा अन्य प्रतिक्रियाओं द्वारा फिनाइलएलेनिन फिनाइल पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है और मूत्र द्वारा विसर्जित होने लगता है। फिनाइलएलेनिन के तंत्रिका ऊतकों में जमाव के कारण बच्चों में अल्पबुद्धिता हो जाती है। बस ये था फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में। अब आता है नेक्स्ट डिसऑर्डर जो कि है एल्केप्टोन्यूरिया।
एल्केप्टोन्यूरिया से जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये कि मूत्र हवा के संपर्क में ही आते काला हो जाता है। मूत्र जैसे ही हवा के संपर्क में आता है मूत्र का रंग काला पड़ जाता है। बताइए कौन सा रोग है? एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, इस रोग की पहचान यही है। इस रोग में क्या होता है एल्केप्टोन्यूरिया में? तो हमारे शरीर में बहुत सारे अमीनो अम्ल का उपभोग होता रहता है, उपापचय चलता रहता है। इसमें फिनाइल एल्डिन व टायरोसिन इनका हमारे शरीर में उपापचय होता रहता है। उपापचय होता रहता है यानी विखंडित होते रहते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, फिनाइल एल्डिन व टायरोसिन। तो इनके उपापचय के दौरान होता क्या है कि एक अम्ल बनता है जिसका नाम है होमोजेंटिसिक अम्ल। होमोजेंटिसिक अम्ल बनता है। जो सामान्य स्वस्थ व्यक्ति हैं वे इस होमोजेंटिसिक अम्ल का विखंडन कर ले जाते हैं, विखंडन कर ले जाते हैं यानी इसका उपापचय कर ले जाते हैं, इसको भी डाइजेस्ट कर ले जाते हैं होमोजेंटिसिक अम्ल को। लेकिन इस रोग से प्रभावित व्यक्ति, एल्केप्टोन्यूरिया रोग से प्रभावित व्यक्ति इस होमोजेंटिसिक का विखंडन नहीं कर पाता, विखंडन नहीं कर पाता। तब होता क्या है? होमोजेंटिसिक अम्ल रुधिर में एकत्रित होता रहेगा, रुधिर में व जोड़ों में एकत्रित, और जोड़ों में एकत्रित होने से क्या हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है, आर्थराइटिस। ठीक है। गठिया रोग, अब ये मत सोचिएगा जाके अपने मम्मी पापा को बता दो या पापा दादी को बता दो किसके कारण आपको ये हुआ है। गठिया रोग का कोई एक कारण नहीं होता, बहुत कारण होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं, जिसमें एक कारण ये भी होता है। इस रोग की जो सूचक है, इस रोग की दशा का सूचक वो है कि देखिए रुधिर में जमा होगा तो मूत्र के साथ उत्सर्जित भी होगा, मूत्र के साथ होमोजेंटिसिक अम्ल उत्सर्जित भी होगा। ऐसे मूत्र जब हवा के संपर्क में आते हैं तो वह काला पड़ जाता है। ये इस रोग का सूचक है। अगर मूत्र हवा के संपर्क में आते ही काला रंग का पड़ जा रहा है तो ये इस रोग का सूचक है कि उसे कौन सा रोग है? एल्केप्टोन्यूरिया। आया समझ में? एल्केप्टोन्यूरिया क्या होता है? एल्केप्टोन्यूरिया रोग में हमारे शरीर में, मनुष्य में फिनाइल एल्डिन व टायरोसिन का उपापचय चलता रहता है। इस उपापचय के दौरान एक अम्ल बनता है होमोजेंटिसिक अम्ल। स्वस्थ मनुष्य इस होमोजेंटिसिक अम्ल का आगे उपभोग कर लेते हैं, लेकिन एल्केप्टोन्यूरिया रोग से प्रभावित व्यक्ति होमोजेंटिसिक अम्ल को आगे विखंडित नहीं कर पाते, अतः रुधिर व जोड़ों में या एकत्रित होने लगता है। जोड़ों में एकत्रित होने से गठिया रोग हो जाता है और रुधिर में उपस्थित होमोजेंटिसिक अम्ल मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता रहता है। हवा के संपर्क में आते ही होमोजेंटिसिक अम्ल का रंग काला पड़ जाता है, जो इस रोग की दशा का सूचक है। तो आप इसमें लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एल्केप्टोन्यूरिया, लिखेंगे यह एक जीन क्रिया के प्रभाव से उत्पन्न रोग है। शरीर कोशिकाओं में फिनाइल एल्डिन व टायरोसिन अमीनो अम्ल के उपयोग से संबंधित उपापचय के एक चरण में होमोजेंटिसिक अम्ल बनता है। स्वस्थ मनुष्य में इस अम्ल का पूर्ण उपापचय द्वारा उपयोग हो जाता है। एल्केप्टोन्यूरिया के रोगी इस अम्ल को आगे विखंडित नहीं कर पाते, जिससे रुधिर में इसकी मात्रा बढ़ जाती है। जोड़ों में इसके जमाव से गठिया रोग हो जाता है। फिर मूत्र में इस अम्ल का उत्सर्जन होने लगता है। हवा के संपर्क में आते ही मूत्र का रंग काला पड़ जाता है, जो इस
रोग की दशा का सूचक होता है। अगला रोग आता है आपका थैलेसीमिया। आइए देखते हैं थैलेसीमिया में क्या होता है। थैलेसीमिया भी कई बार पूछा गया है, बताता हूँ किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थैलेसीमिया से रिलेटेड। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक रक्त संबंधी रोग है। सबसे पहला जो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, फिर वही चीज कि ये कायिक गुणसूत्र के कारण होता है या लिंग गुणसूत्र। तो क्या कहेंगे कि यह आलिंग सूत्री यानी कायिक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के कारण होता है। यह आलिंग सूत्री अप्रभावी रोग है। अभी अप्रभावी ही चल रहा है ना, तो ये क्या है? आलिंग सूत्री अप्रभावी रोग है। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैलेसीमिया रक्त संबंधी रोग होता है। इस रोग में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का उत्पादन प्रभावित हो जाता है। आपको पता है रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बताइए 100 ml में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन नॉर्मली पाया जाता है व्यक्ति में? कमेंट में इसका आंसर दीजिए। हीमोग्लोबिन जो अणु है उसके उत्पादन में कमी आ जाती है इस रोग में। अब फैक्ट देखते हैं कि होता क्या है एक्चुअली इसमें। आपको मैंने बताया है कि हीमोग्लोबिन जो अणु होता है, दात्र कोशिका रक्तता में ही मैंने बताया था, हीमोग्लोबिन अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 अल्फा श्रृंखला होती हैं और 2 बीटा श्रृंखला होती हैं। दात्र कोशिका रक्तता में क्या होता था? बीटा श्रृंखला प्रभावित हो जाती थी। छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता था। इस रोग में थोड़ा चेंज है। अभी दोनों में डिफरेंस भी बताते हैं कि क्या डिफरेंस है, तो आपको और क्लियर हो जाएगा इस रोग में। फिलहाल आपको क्या समझना है कि थैलेसीमिया में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का उत्पादन प्रभावित हो जाता है। इस रोग में क्या होता है? थैलेसीमिया रोग में क्या होता है? हीमोग्लोबिन का उत्पादन प्रभावित हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन कम बनता है। आपको ये पता है कि हीमोग्लोबिन अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बनी होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा। इन्हें हम अल्फा ग्लोबिन भी कह सकते हैं और इन्हें हम बीटा ग्लोबिन भी कह सकते हैं। बीटा ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। प्रोटीन मतलब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। और आपको पता है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड के श्रृंखला से। अमीनो एसिड कौन सा आएगा बैठेगा, इसकी सूचना किसके पास होती है? जीन के पास। और जीन में यह सूचना किस रूप में होती है? नाइट्रोजन क्षारों के समूह के रूप में। अगर कोई नाइट्रोजन क्षार बदल गया या गायब हो गया तो क्या होगा? अमीनो एसिड की श्रृंखला परिवर्तित होगी। और अगर अमीनो एसिड की श्रृंखला परिवर्तित हुई तो क्या ये बनेंगे? नहीं बनेंगे। यानी क्या होता है कि डीएनए है, डीएनए पर होता है जीन। जीन डिसाइड करता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बनने को। जीन किसका बना होता है? नाइट्रोजन क्षारों के समूह से। पॉलीपेप्टाइड से ही प्रोटीन बनता है। यानी अल्फा ग्लोबिन हो चाहे बीटा ग्लोबिन प्रोटीन हो, ये बनते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से। और इनका नियंत्रण कौन करता है? जीन। अगर ये एक भी नाइट्रोजन क्षार प्रतिस्थापित हो गया या डिलीट हो गया, मान लो ए डिलीट हो गया, तो इससे नाइट्रोजन क्षारों का श्रृंखला बदलेगा। अगर ये बदलेगा तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बदलेगी। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बदलेगी तो सामान्य प्रोटीन की जगह पर विकृत प्रोटीन बनेगा। बस यही आपको समझाना था। तो इस रोग में यही होता है कि अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन बनना है, उसके लिए जीन है। जीन में नाइट्रोजन क्षारों का एक क्रम है। अगर उन नाइट्रोजन क्षारकों के क्रम में से कोई एक नाइट्रोजन क्षार गायब हो गया
तो सामान्य हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। और अगर अल्फा ग्लोबिन नहीं बना तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगा। बीटा ग्लोबिन यदि नहीं बना तो भी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, यानी हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाएगी। यही इस रोग में होता है। तो अगर अल्फा ग्लोबिन प्रभावित होता है तो इसे हम कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया रोग, अल्फा थैलेसीमिया। अगर बीटा श्रृंखला प्रभावित होती है, बीटा ग्लोबिन अगर प्रभावित होता है तो इससे कौन सा रोग होता है? बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन की जो संरचना है, हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बनी होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा। अगर अल्फा श्रृंखला प्रभावित हुई तो भी हीमोग्लोबिन कम बनेगा, और अगर बीटा श्रृंखला प्रभावित हुई तो भी हीमोग्लोबिन कम बनेगा। और अगर अल्फा ग्लोबिन अगर प्रभावित होता है तो इस प्रकार के थैलेसीमिया को हम अल्फा थैलेसीमिया कहते हैं। इसी कारण थैलेसीमिया 2 प्रकार का कहा जाता है। थैलेसीमिया 2 प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अगर अल्फा ग्लोबिन प्रभावित हो रहा है तब इसे हम कहेंगे अल्फा थैलेसीमिया। अगर बीटा ग्लोबिन प्रभावित हो रहा है तो इसे हम कहेंगे बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, बीटा थैलेसीमिया। ये तो पता चला कि इस रोग में होता क्या है, हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम हो जाता है। इस रोग का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन को बनाने वाली प्रोटीन गड़बड़ हो जाती है, और इसी कारण ये 2 प्रकार का होता है, क्योंकि 2 प्रकार के प्रोटीन श्रृंखला पाई जाती है हीमोग्लोबिन में। अब हम देखेंगे क्या होता है एक्चुअल में। अल्फा ग्लोबिन को बनाने के लिए मनुष्य में जो गुणसूत्र संख्या है वो है 16। 16वें गुणसूत्र संख्या पर अल्फा ग्लोबिन को बनाने वाली 2 जीन होती है, HbA1 और HbA2। प्रत्येक के 2-2 एलील होते हैं, यानी कुल मिलाकर 4 एलील होता है, 4 एलील। चारों एलील में से कोई भी प्रभावित हुआ तो अल्फा ग्लोबिन नहीं बन पाता। बीटा ग्लोबिन बनने के लिए जो जीन होता है वो मनुष्य में 11वें गुणसूत्र पर होता है, और सिर्फ एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। एक जीन है तो इसके में कितने एलील होंगे? 2 एलील होंगे। तो इनमें से कोई भी एलील अगर प्रभावित होता है तो बीटा ग्लोबिन नहीं बन पाता, तब इसे हम बीटा थैलेसीमिया कहते हैं। आपको ये पता चला कि इस रोग में होता क्या है, मेन रीजन क्या है, कारण क्या है। ठीक है, समझ में आया? इस रोग में क्या होता है? थैलेसीमिया मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाना या हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम होना। हीमोग्लोबिन कितने पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बना होता है? 4, 2 अल्फा और 2 बीटा। अगर अल्फा श्रृंखला प्रभावित होती है तो इसे हम कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया, अगर बीटा श्रृंखला प्रभावित होती है तो इसे हम कहते हैं बीटा थैलेसीमिया। अल्फा ग्लोबिन को बनाने के लिए जो जीन होता है वो 16वें गुणसूत्र पर होता है। 2 जीन होते हैं, HbA1, HbA2। अगर ये जीन प्रभावित होते हैं तो ये प्रोटीन भी प्रभावित हो जाता है। सेम इसी तरीके से बीटा ग्लोबिन को बनाने के लिए जो जीन होता है वो 11वें गुणसूत्र पर होता है, सिर्फ एक जीन होता है, इसके 2 एलील होते हैं। और अगर ये प्रभावित होता है तो ये बनना प्रभावित होगा। अगर ये प्रभावित हुआ तो बीटा थैलेसीमिया कहलाता है। सारी बातें क्लियर हैं? इस रोग में मुख्य रूप से क्या होता है? इस रोग में मुख्य रूप से होता है विलोपन उत्परिवर्तन। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए विलोपन उत्परिवर्तन का उदाहरण बताइए, यानी डिलेशन म्यूटेशन। इसमें इन श्रृंखला को बनाने वाली कोई जीन है वही गायब हो जाती है, जीन में जो नाइट्रोजन क्षार है वो गायब हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और आपको मैंने बताया है कि विलोपन या निवेशन, डिलेशन या इंसर्शन, इन दोनों के होने से क्या हो जाता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पूरा का रीडिंग फ्रेम ही बदल जाता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है, रीडिंग फ्रेम ही बदल जाता है। ऐसे मैंने क्या बताया था, राम ईट फूड। अगर
इसमें फूड ना कह के हम कुछ और, पी, 3 अक्षर का हमको लेना था ना। राम ईट पी यानी राम मटर खाता है। अगर हम इसमें से ए निकाल दें तो क्या बन जाएगा, राम ई टी पी इधर आ जाएगा, ई ए। कोई सेंस बन रहा है, राम ई टी पी ई ए कुछ बन रहा है, यानी हम इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। रीडिंग फ्रेम ही बदल गया, हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या हो गया। तो अगर किसी एक नाइट्रोजन क्षार का विलोपन हो जाता है, निकल जाता है, तो उससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, यानी थैलेसीमिया इज ए एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर है सारी चीजें। और इसमें और दात्र कोशिका रक्तता में अंतर क्या होता है? तो दात्र कोशिका रक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया में पहला तो ये डिफरेंस कि प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन होता था, उसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन होता है। यानी उसमें क्या होता था, GAG की जगह पर क्या आ जाता था, GTG यही होता था। एक नाइट्रोजन क्षार प्रतिस्थापित हो जाता था दूसरे नाइट्रोजन क्षार के द्वारा, तो वहां पर प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन है। एक ये डिफरेंस हो गया। दूसरा, वहां पर हीमोग्लोबिन अणु तो बनता था लेकिन उसकी आकृति विकृत हो जाती थी। ठीक है, तो ये था डिफरेंस और ये था थैलेसीमिया के बारे में संपूर्ण जानकारी। अप्रभावी रूप से वंशांगत सभी रोगों के बारे में वर्णन हो गया। दात्र कोशिका रक्तता हो गया, फिनाइलकीटोन्यूरिया होगा, एल्केप्टोन्यूरिया होगा, थैलेसीमिया भी हो गया। अब इसके बाद आता है प्रभावी रूप से वंशांगत। तो इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। प्रभावी रूप से वंशांगत रोगों के बारे में आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है और ज़्यादातर साइड बुक में भी नहीं है, तो नहीं पढ़ना है। बस समझना है सिर्फ एक बात को कि प्रभावी रूप से वंशांगत जो रोग हैं, अगर उसका एक भी जीन किसी जनक में आया तो उसकी आदि संतान उस रोग से प्रभावित हो जाती है, क्योंकि प्रभावी हैं। एक ही एलील अगर आ गया तो रोग उत्पन्न हो जाएगा। और इसका एक एग्जाम्पल आप याद रख लेंगे तो जीवन में काम आ जाएगा, बहुअंगुलिता, पॉलीडेक्टाइली, यानी 5 से 6 उंगली जो निकल जाता है, 7 उंगली निकल आता है, इसी को कहते हैं बहुअंगुलिता यानी पॉलीडेक्टाइली। बस ये था आपका संपूर्ण कायिक गुणसूत्र पर जीन उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग। अब इसके बाद आता है लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित जीन उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न रोग, तो उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा। तब तक आप इसको नोट कर लेंगे, हेडिंग डालेंगे थैलेसीमिया और लिखेंगे कि थैलेसीमिया एक आलिंग सूत्री अप्रभावी रोग है। फिर आगे लिखेंगे यह एक रक्त संबंधी विकार है जिसमें हीमोग्लोबिन का उत्पादन प्रभावित होता है। अगली लाइन से लिखेंगे हीमोग्लोबिन अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बने होते हैं, 2 अल्फा श्रृंखला व 2 बीटा श्रृंखला। थैलेसीमिया रोग में अल्फा या बीटा श्रृंखला प्रभावित हो जाती है जिससे विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है, अतः रक्ताल्पता यानी एनीमिया हो जाता है, जो इस रोग का लक्षण है। इस रोग की उत्पत्ति विलोपन उत्परिवर्तन यानी डिलेशन म्यूटेशन के कारण होती है, जिससे पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाता है, अतः इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है। थैलेसीमिया रोग का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि कौन सी ग्लोबिन श्रृंखला प्रभावित हुई है। आगे लिखेंगे अल्फा थैलेसीमिया रोग में अल्फा ग्लोबिन प्रभावित होती है तथा बीटा थैलेसीमिया रोग में बीटा ग्लोबिन प्रभावित होती है। आगे लिखेंगे अल्फा थैलेसीमिया का नियंत्रण प्रत्येक जनक के गुणसूत्र संख्या 16 पर उपस्थित जीन HbA1 व HbA2 द्वारा होता है तथा यह 4 विकल्पियों में से किसी एक या अधिक जीन के उत्परिवर्तन अथवा विलोपन के कारण अभिलक्षित होता है। आगे लिखेंगे जितने अधिक एलील प्रभावित होंगे उतनी ही कम मात्रा में अल्फा ग्लोबिन का संश्लेषण होगा तथा बीटा थैलेसीमिया प्रत्येक जनक के गुणसूत्र संख्या 11 पर उपस्थित एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है तथा यह रोग एक अथवा दोनों जीन के उत्परिवर्तन के कारण होता है। बस ये था संपूर्ण जानकारी थैलेसीमिया के बारे में, यानी आपका संपूर्ण अप्रभावी रूप से वंशांगत आनुवंशिक रोगों के बारे में आप हो गया। अब इसके बाद आता है प्रभावी रूप से वंशांगत
रोग कायिक गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण। तो आप हेडिंग डालेंगे, उसमें कुछ भी एक लाइन लिख के छोड़ देना है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में समझना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपके सिलेबस में नहीं है। आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बस एक लाइन लिख के छोड़ दीजिए, जानकारी के लिए कि प्रभावी रोग हैं तो कैसे उत्पन्न होंगे। तो प्रभावी जीन अगर एक भी आ गया तो उत्पन्न हो जाएगा, अगर किसी एक जनक में एक प्रभावी जीन उपस्थित है तो उसकी आधी संतानें उस रोग से ग्रसित हो जाएंगी। तो इसके बारे में लिखेंगे कि यह प्रभावी जीन के द्वारा उत्पन्न होता है। यदि किसी जनक में, यदि कोई जनक इस रोग का वाहक है तो उसकी आधी संतानों में यह लक्षण उत्पन्न हो जाता है। सामान्य संतानों में इनके जीन नहीं होते हैं और इनके संतान भी सामान्य होते हैं बस। उदाहरण बहुअंगुलिता यानी पॉलीडेक्टाइली। प्रभावी रूप से वंशांगत कायिक गुणसूत्र पर उपस्थित जीन द्वारा उत्परिवर्तन से जो रोग होता है उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको याद करना है, बहुअंगुलिता यानी पॉलीडेक्टाइली। ठीक है, क्लियर है। अब एक समरी के रूप में मैं आपको बता दूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर चीज़ें याद रखने में कि कौन सा लिंग सूत्री है कौन सा आलिंग सूत्री है। तो आपने क्या पढ़ा है अभी तक? आपने पढ़ा है आलिंग सूत्री, अप्रभावी रोग और प्रभावी रोग, जिनमें से प्रभावी रोग का केवल एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, बहुअंगुलिता, और बाकी कोई भी दिखे उसको सीधे मार देना अप्रभावी। कौन कौन से? दात्र कोशिका रक्तता, रंजकहीनता, फिनाइलकीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया और थैलेसीमिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। बताइए कौन सा रोग आलिंग सूत्री अप्रभावी है? तो इतने, और कौन आलिंग सूत्री प्रभावी हैं? बहुअंगुलिता। बस इतना याद कर लीजिएगा। आज का टॉपिक बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आपको लिंग संलग्न जो रोग हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा, उनकी वंशांगति के बारे में बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें यूट्यूब चैनल बायोलॉजी इन हिंदी के साथ। धन्यवाद।